तो हेलो दोस्त, आप आ गए हैं। तो आपका बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में स्वागत है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं आप सभी के लिए डेली लुसेंट जीके की ऑब्जेक्टिव बुक के क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो जैसा कि आज हमारा है इतिहास का 6वां क्लास। तो इस क्लास में आप सभी का बहुत बेहतरीन तरीके से स्वागत है। तो आइए हमारे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो में अंत तक। और आइए पढ़ते हैं एकदम बढ़िया से महाजनपद काल को डिटेल में। तो चलिए शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो हमारे भाई नए आए हैं हमारे चैनल पे। ठीक है दोस्त, चलिए आइए आगे आते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारे क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया है हमारे महाजनपद और दूसरी तरफ उनकी राजधानियां दिया गया है। तो आपको इसको बताना है तो कौन सा यहाँ पे सही होने वाला है। बात हो रही है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें दिया है ए में गंधार। जो गंधार था ये किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था तक्षशिला। गंधार की राजधानी थी तक्षशिला में। ठीक है दोस्त। और वहीं पे बात करते हैं अगर सूरसेन, तो सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। तो यहाँ पे एस मिल जाएगा। और वहीं पे बात करें अगर वत्स की राजधानी क्या थी, तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। और वहीं पे कौशल जो थी उसकी राजधानी थी श्रावस्ती। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो हर्यक वंश का वो कौन सा शासक था जिसको कुणिक कहा जाता था? यहाँ पे बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 1 की। इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन। जो उदयन था उसको कुणिक कहा जाता था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है दोस्त। चलिए आइए तो आइए बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था? तो कौन सा शासक था जो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था गंगा और सोन नदियों के संगम पर? तो बात चल रही है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन ने। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उदयन। इन्होंने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था। ठीक है दोस्त, चलिए आइए आपकी ले चलते हैं आपको। अगला हमारा क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। तो वो कौन सा शासक था? तो वो शासक था कालाशोक। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। वो कहाँ पे हुई थी? जो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो ये हुआ था इसका बेबीलोन में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेबीलोन। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, सिकंदर महान एवं पुरु की सेनाओं में निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो ये कौन सी नदी थी? तो ये थी आपकी झेलम नदी। ठीक है दोस्त। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। झेलम नदी के तट पर पड़ाव डाला गया था। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय नागरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो ये जो उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन है इसको माना जाता है प्रतीक। ठीक है दोस्त। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए बात कर रहे हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया थे उनको क्या कहा जाता था?
तो उनको कहा जाता था भोजक, यानी कि ग्राम भोजक। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए दोस्त, आइए आगे ले चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम था, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, आपसे पूछा जा रहा है। तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपसे पूछेगा तो बताना होगा इस एग्जाम में। चलिए आगे बात करते हैं, ग्रीक यूनानी लेखक द्वारा किसे अग्रमीज जैंड्रमीज कहा जाता है। अग्रमीज या जैंड्रमीज किसे कहा जाता है। तो बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर हो जाएगा घननंद, जिसको अग्रमीज यानी कि जैंड्रमीज भी कहा जाता है। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। चलिए आगे बात करेंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था। तो जो प्राचीन भारत था उसमें विदेशी आक्रमण किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरानियों के द्वारा विदेशी आक्रमण किया गया था प्राचीन भारत में। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था यूनानियों के द्वारा। ठीक है दोस्त, तो यूनानियों द्वारा आपका दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किया गया था यूनानियों द्वारा। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए बात होगी अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के लिए, क्वेश्चन शायद कटा हुआ है तो पूरा नहीं आया है, तो उसे भारत साम्राज्य का 20वीं प्रांत बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे, वैसे भी किसी एग्जाम में पूछा भी नहीं गया है, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है उसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, हाइड स्पीस या वितस्ता, इसका आधुनिक नाम झेलम है। इसका युद्ध 326 बीसी में किन शासकों के बीच में हुआ था। बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 15 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह युद्ध जो हुआ था सिकंदर एवं पोरस के मध्य में 326 बीसी में हुआ था। ठीक है, झेलम नदी के किनारे। इसका पहले नाम था वितस्ता। ठीक है, तो ये सब सारे फैक्ट आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। बात हो रही है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 की, तो जो सिकंदर था वो भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, इसको सूची 1 में दिया है आपका शासक और सूची 2 में दिया है इसके वंश, तो आपको मिलाना है। चलिए, तो बात हो रही है बिंबिसार। तो जो बिंबिसार था ये किस वंश का शासक था। तो बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का शासक था। ठीक है दोस्त, और बात होगी अगर कालाशोक की, तो जो कालाशोक था ये शिशुनाग वंश का शासक था। तो अगर बात होगी महापद्मनंद की, तो ये नंद वंश का संस्थापक था। ठीक है दोस्त, और जो बिंदुसार था वो मौर्य वंश का। ठीक है, चलिए तो चलिए दोस्त, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है सूची, दो सूची दिया गया है, एक तरफ दिया है आपके शासक और दूसरी तरफ संबंधित वंश। ठीक है, तो जो बिंबिसार है ये हर्यक वंश का शासक है, तो इसका इससे ये मिलान होगा। जो काला शोक है ये शिशुनाग वंश का शासक है, और जो महाप्रनंद है ये आपका नंद वंश का शासक था। और बात अगर होगी बिंदुसार की, तो जो बिंदुसार है ये मौर्य वंश का शासक था। ठीक है दोस्त, तो इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसमें क्या दिया है देखते हैं। तो एक, तो ऐसे ही समझ लीजिए आप लोग कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बात होगी क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक तरफ दिया है महाजनपद, दूसरी तरफ दिया है उसके आधुनिक क्षेत्र, यानी कि वर्तमान के जो क्षेत्र हैं। तो बात होगी अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है जो मगध है, तो मगध इस समय इसको कहते हैं पटना है, पटना, और वो जो गया का क्षेत्र है ये मगध के अंतर्गत आता है। और जो वत्स है तो ये वर्तमान में इलाहाबाद का क्षेत्र है, यानी कि प्रयागराज का क्षेत्र है। जो कौशल है ये वर्तमान में अवधि क्षेत्र में आता है। जो अवंती है ये जो मालवा है ये इस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। अवध, पटना, वत्स, इलाहाबाद, कौशल, अवध। जो अवंती है ये मालवा से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4। चलिए आइए, यहाँ पे अब बात होगी क्वेश्चन नंबर 19 की। तो एक शानदार क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो बात होगी अगर मगध की प्रथम राजधानी के बारे में, तो मगध की प्रथम राजधानी थी राजगृह, यानी कि गिरिव्रज। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राजगृह यानी गिरिव्रज। ठीक है दोस्त, चलिए आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो ये किसके द्वारा चयन किया गया था? ये उदयन के द्वारा चयन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। चलिए आगे बात होगी क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। जो हमारे 16 महाजनपद है इतिहास में, इनकी जो सूची है ये कहाँ पे उपलब्ध है? तो इनकी सूची उपलब्ध है अगुंतर निकाय में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी अगुंतर निकाय आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए आगे बात होगी यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर महान के समकालीन राजा कौन था? आपसे क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है। तो जो घन था ये सिकंदर महान का समकालीन शासक था, यानी कि राजा था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, घन नंद। ठीक है दोस्त, चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? जो मगध वंश का प्रथम उत्कर्ष हुआ था ये किस सदी में हुआ था? तो ये हुआ था 6ठी सदी ईसा पूर्व में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आइए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सीधे 25 पे, 24 को स्किप करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 25 से एक बार फिर से पूछा जा रहा है, एक तरफ एक सूची में राजा दिया गया है, एक तरफ उसके राज्य दिए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात होगी यहाँ पे, तो आइए आपको डिटेल में इसके बारे में बताते हैं। तो जो प्रगोत था ये इसका राज्य कहाँ था? ये इसका राज्य था अवंती में, पहले का तीसरा हो जाएगा। और बात होगी जो उदयन था इसका कहाँ पे इसका राज्य था? इसका राज्य था वत्स में। वही जो असेन जी थे इसकी बात होगी तो इसका राज्य था कौशल में। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करते हैं अजात शत्रु की, तो इसका राज्य था मगध में। ठीक है दोस्तों, मगध में राज्य करता था। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात होगी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 शायद इसमें नहीं आया है, तो बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 27 है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो पहला कौन सा ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो वो शासक था डेरियस। इन्होंने भारत को पहले मतलब कि पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था, डेरियस ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है कि मगध के राजा अजात का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? जो मगध के राजा अजात शत्रु थे
इनका सदैव किस साम्राज्य के साथ युद्ध हुआ था? तो ये किसके साथ हुआ था आपसे पूछ रहा है। ये वज्जी संघ यानी कि वैशाली गणराज्य के साथ इनका सदैव युद्ध हुआ करता था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है दोस्त। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सीधे 30 पे। चलिए तो जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको हम स्किप करेंगे। ठीक है, हमारे लेवल से बहुत ऊपर है या किसी एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं। चलिए अगला है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो जो नंद वंश है उसका अंतिम सम्राट कौन है? तो इसका अंतिम सम्राट था घननंद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो घननंद था वो नंद वंश का अंतिम सम्राट था। ठीक है, चलिए अगला है 31 क्वेश्चन। भारत में सिक्कों यानी कि मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ था? तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। जो 600 ईसा पूर्व है इसमें भारत में सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। जो अजातशत्रु और बिंदुसार और प्रसेनजीत थे, तो इनमें से कौन सा बुद्ध के समकालीन था? आपसे पूछ रहा है, 3 राजाओं के नाम दिया है, पूछ रहा है कि जो मतलब कौन से इसमें से बुद्ध के समकालीन था। बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 32 की। तो जो आपके अजात शत्रु थे और प्रसेनजीत, ये दोनों आपके बुद्ध के समकालीन थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे क्या पूछ रहा है देखते हैं। तो मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो जो मगध सम्राट बिंबिसार थे तो उन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो उन्होंने भेजा था अवंती के राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए। ठीक है दोस्तों, वो अवंती के राजा के पास भेजा था अपने चिकित्सक को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। चलिए बात होगी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो कौन सा शासक था जो अवंती को जीत लिया था और ये मगध का हिस्सा बना लिया था? तो ये कौन सा शासक था आपको बता दूं मैं, तो ये जो शिशुनाथ था ये अवंती को जीत कर मगध का हिस्सा बना दिया था, यानी कि मगध को एक कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट होगा। चलिए आगे बात होगी क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो कौन सा मगध सम्राट था? तो क्वेश्चन नंबर 36 की बात हो रही थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। ठीक है दोस्तों, बिंबिसार जो था ये मगध सम्राट ने अंग का विलय करके अपने राज्य में शामिल कर लिया था। बिंबिसार ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बात होगी क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? शिशुनाग जो था ये किस राज्य का विलय अपने मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 37। तो इन्होंने काशी राज्य था इसका विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। ठीक है दोस्त, चलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए बात होगी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 की। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? जो काशी और लिच्छवी है इसका जो मगध साम्राज्य में विलय किया था ये किसने किया था? ये किया था अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अजातशत्रु के द्वारा आपका काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में कर दिया गया था। चलिए आइए आगे बात होगी क्वेश्चन नंबर 39 को स्किप करते हुए आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। सिकंदर ने क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत का निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का महान शासक था? तो वो कौन सा महान शासक था हाँ सिकंदर के आक्रमण के समय? ठीक है दोस्तों, बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 40।
तो ये जो नंद था ये उस समय राजवंशों के एक शासन कर रहा था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात होगी क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 41 से निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो ये जो छठी शताब्दी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था आपसे पूछा जा रहा है, तो वो राज्य था मगध। सबसे शक्तिशाली राज्य एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे। आइए यहाँ पे बात होगी क्वेश्चन नंबर 44 की। ठीक है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम से इम्पोर्टेंट नहीं है एकदम एग्जाम के लिए। तो आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, निम्न में से किस राज्य में गणतांत्रिक शासन की व्यवस्था नहीं की गई थी? वो कौन सा राज्य था जिसमें गणतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं की गई थी? बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 44 की। जो मगध राज्य था इसमें गणतांत्रिक शासन की व्यवस्था नहीं की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बात होगी यहाँ पे। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी कि नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? सेनिया का मतलब क्या होता है? नियमित और स्थायी सेना रखने वाला वो कौन सा शासक था? वो कौन सा शासक था? वो था बिंबिसार, जो कि नियमित और स्थायी सेना को रखता था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बात होगी क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? जो उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी किसे कहा जाता था? ये कहा जाता है महापद नंद को। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा महापद नंद। ठीक है, इसको भयानक सेना या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। ठीक है, आइए आगे ले चलते हैं आपको। तो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। डेरियस डेरियस ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उसने कितना राजस्व प्राप्त होता था? मतलब उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? क्वेश्चन नंबर 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे आपका 360 टैलेंट राजस्व प्राप्त होता था। ठीक है दोस्तों, वैसे तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है एकदम, लेकिन ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर बात होगी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 की, तो क्वेश्चन नंबर 48 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो सिकंदर के साथ आने वाला जो इतिहासकार नहीं था वो कौन था आपसे पूछा जा रहा है। ये जो नियाकर्स है ये भी सिकंदर के साथ भारत आया था। जो एना सिक्किटिस था ये भी सिकंदर के साथ भारत आया था। एरिस्टोबुलस तो ये भी सिकंदर के साथ भारत आया था। तो जो हेरोडोटस है ये भारत के साथ इतिहासकार नहीं था। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात होगी। अगला हमारा क्वेश्चन है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था? तो महाजनपद काल में जो श्रेणियों का संचालन करता था उसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था श्रेष्ठी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात होगी गृहपति का अर्थ है। तो गृहपति का अर्थ क्या होता था? तो गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान, इसे हम गृहपति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट होगा। आइए आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर आपके 52 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है, मगध के किस प्रारंभिक शासन ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता का हत्या की एवं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो जो अपने पिता की हत्या कर दिया गया था और बाद में उसके उसके ही पुत्र द्वारा उसकी भी हत्या कर दी गई थी, ये कौन था? तो आपको बताना होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, तो ये जो अजातशत्रु था ये अपने पिता को मार दिया था, बाद में इसका लड़का इसको मार दिया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बात होगी क्वेश्चन नंबर 53 की। तो क्वेश्चन नंबर 53 है,
विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था लिच्छवी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बात होगी क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। कि क्वेश्चन नंबर 54 है, एक तरफ हमारा महाजनपद है, दूसरी तरफ उसकी राजधानी है। तो कुरु जिसकी राजधानी क्या थी? जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। तो पहला का आपका चौथा हो जाएगा। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है दोस्तों, अगर बात होगी पांचाल की, तो पांचाल की जो राजधानी थी इसकी थी आपका अहिच्छत्र। तो डी का तीसरे से मिलान हो जाएगा। और अगर बात हुई कौशल, तो कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो कौशल की राजधानी थी साकेत। ठीक है दोस्तों, साकेत कौशल की राजधानी थी। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे वत्स की राजधानी क्या थी? तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पहले का चौथा इसमें दिया है, इसमें दिया है, दूसरे का तीसरा इसमें दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बात करिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है। तो निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो जो 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है वो किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है? ये किया गया है अगुंतर निकाय में। इसके बारे में आपको पहले हम बता चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बात होगी क्वेश्चन नंबर 56 की। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो जो छठी शताब्दी में मत्स्य महाजनपद था वो कहाँ में स्थित था? तो ये कहाँ पे स्थित था? ये राजस्थान में स्थित था। ठीक है, चलिए पूछा हुआ आपके एग्जाम में क्वेश्चन है यूपीएससी में। चलिए आगे बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस एक नदी को पहले विशस्ता के नाम से जाना जाता है? तो इसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन समाप्त होता है यहीं पे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक शानदार सेशन के साथ। तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।